हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने कल देखा जीएसटी का बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था और आज अपना जनगणना सेंसस वाला चैप्टर चल रहा है। एक मोटिवेशन कोड है आपके लिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर मेरे दोस्त, कोशिश तो कर। चलो इसी के साथ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है। जनगणना। जनगणना क्यों कराई जाती है? जनगणना क्या होती है? जनगणना जनगणना का मतलब होता है जन जन की गणना। क्या होता है कि सरकार को एक आंकड़े की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कितने लोग रहते हैं, कितने उसमें स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, और कौन सा राज्य कैसा है, साक्षरता क्या है इसकी है। तो ये सब चीज़ों के लिए जनगणना कराई जाती है। तो इसका प्राचीन उल्लेख, मतलब प्राचीन का मतलब होता है पुराना, मतलब बहुत पुराने समय में इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, आईने ए अकबरी। अर्थशास्त्र के लेखक आप जानते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। आईने ए अकबरी लिखी है अबुल फजल द्वारा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। पूछता है कि आधुनिक जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो क्वेश्चन, आधुनिक जनगणना की शुरुआत, आधुनिक मतलब बहुत पुराना है, कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वीडन नामक देश से हुई थी। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन में। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 यूएसए में की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। या तो पूछता है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तब सन पूछ लेता है, तो सन याद रखना है 1872 में। किसके शासन काल में हुई थी? उस समय कौन सा लॉर्ड था? तो लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, एक जे भी क्वेश्चन है, जे भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि भारत में 10 की जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी। 10 की जनगणना का मतलब होता है नियमित जनगणना, 10 साल में एक बार होनी है। इसे क्या कहते हैं? नियमित जनगणना, या कह सकते हैं भारत में नियमित। नियमित का मतलब ये होता है कि अब नियम हो चुका है। कब से? कि 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल से निर्धारित किया गया कि अब जनगणना नियमित मतलब 10 वर्षों के अंतराल पर होगी। कितने वर्षों की? 10 वर्षों के अंतराल पर होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो बताना है कि 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अच्छा, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी जब उस वहाँ के जनगणना आयुक्त कौन होते हैं? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो बता देना, WC प्लाडेन थे। कौन थे? WC प्लाडेन थे। इसके बाद चलते हैं शहरों की जनगणना। कुछ राज्यों की जनगणना होने के बाद, या यहाँ पर देशों की बात चल रही थी, विश्व में बात चल रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर चल रही है भारत के शहरों की। तो शहरों की जनगणना के लिए है, पहला इतिहास मिलता है कि 1824 में इलाहाबाद में जनगणना हुई थी। फिर 1827 से 28 में बनारस में जनगणना हुई थी। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों कहाँ के? उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तो किसके समय हुई थी? जेम्स प्रिंसेस के समय। क्वेश्चन ये याद रखना है कि सबसे पहले किस शहर में जनगणना हुई थी। तो बता देना है इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। 1830 में ढाका में, 1830 में ढाका में हुई थी। वो भारतीय शहर था जिसकी पूर्ण जनगणना हुई थी। इन लोगों की क्या हुई थी? इलाहाबाद और बनारस की आधी अधूरी जनगणना हुई थी और बंद हो गया था कार्य। लेकिन 1830 में ढाका, जो कि अब कहाँ पड़ता है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन पहले क्या हुआ था? 1830 में, इसके पहले, विभाजन के पहले, एक क्या होता था? भारतीय शहर होता था। तो इसमें हुई थी भारतीय शहर की पूर्ण पूर्ण जनगणना, मतलब पूर्ण तरीका से इसके आंकड़े आए हुए थे। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा शहर है जिसमें जिसकी पूर्ण जनगणना की गई थी सबसे पहले। तो 1830 में ढाका की बता देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, बांग्लादेश नहीं, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब आगे चलते हैं। तो जनगणना, अब जनगणना देखना है कि कौन सी सूची का विषय है। संघ सूची। संघ सूची आपने 3 सूची पढ़ी होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची का मतलब ये होता है कि जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, जिस पर ओनली कानून केंद्र सरकार बनाएगी वो क्या कहलाती है, संघ सूची। अब एक पढ़ा होगा आपने राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में राज्य वाला अपना कार्य करता है, राज्य सरकार उस पर कानून अपना चलाती है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों शासन कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकती है संघ सूची, समवर्ती सूची में। तो कमेंट में यही बताना है मुझे कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। अगला देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं जनगणना के, प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल कहते हैं या फिर जनगणना आयुक्त कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए कि जनगणना के प्रमुख कौन होते हैं, तो उनको बताना है जनगणना आयुक्त होते हैं, या फिर ए ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको इंग्लिश वाला मिलेगा रजिस्ट्रार जनरल भी कहते हैं। जनगणना अधिनियम कौन सा था, ये अधिनियम, ये देखा है कि संघ सूची का विषय था। आर्टिकल 246, आर्टिकल किसके, आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 246 में के तहत संघ की जिम्मेदारी होगी जनगणना कराना। किसकी जिम्मेदारी होगी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, राज्य की नहीं होगी। तो कौन कराता है जनगणना, तो संघ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है आर्टिकल 246 के तहत कि कौन कराएगा जनगणना। या जनगणना अधिनियम कब का है, तो 1948 के तहत। किस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है, तो बताना है कि 1948 के तहत। पूछा गया संविधान में कहां पर उल्लेख है जनगणना का, तो आर्टिकल बता देना 246। इसके बाद चलते हैं, प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल आपने बता दिया मैंने, जनगणना आयुक्त भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनगणना विभाग, जनगणना विभाग होता है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है जनगणना। पूछा जाएगा भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, तो कब आई थी 1976 में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब आई थी, तो बता देना है सन 2000 में। कब बताना है, सन 2000 में। इसके बाद हम और चलते हैं आगे, क्योंकि आज का थोड़ा सा पोर्शन बड़ा होना है। इसके बाद पूछा जाता है महाविभाजन वर्ष, महाविभाजन वर्ष कौन सा है, बताइए जनगणना में महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1921। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन महाविभाजन वर्ष 1921, लघु विभाजन वर्ष 1951 क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, महाविभाजन वर्ष में 1921, 1911 से 1921 के लिए वर्ष कहा जाता है। क्या महाविभाजन इसलिए हुआ था, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, ठीक है। यहाँ पर विभाजन हुआ था, यहाँ लघु विभाजन हुआ था 1951 में, क्योंकि 10 साल में होती है तो 10 साल में होती है। अब यहाँ पर क्या महाविभाजन दशक, यहाँ 10 साल में गणना हुई थी, तो तब जाकर के 1911 वाला, ठीक, 1910 में हुई थी, सॉरी 10 में नहीं 1901 में, 1901 में होगी, तो 10 साल बाद 1911 में हो जाएगी। भारत में जातिगत जनगणना, इन दोनों को क्वेश्चनों को याद रखना है अच्छे से, लघु विभाजन और महाविभाजन, इन दोनों को क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। भारत में जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो क्या हुई थी 1931 में हुई थी। कब हुई थी, 1931। भारत में जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हो गया फिर उसके बाद जातिगत जनगणना, मतलब ये तो क्या थी, भारत में पहली वाली 1921 में हुई थी। जब ये पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद, जब देश स्वतंत्र हो गया तब कब हुई थी, 1911 में। और देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना हुई थी सन 2001 में। धर्म का मतलब सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, ये सब किसकी हुई थी, देश में सबसे पहले 2001 में हुई थी जनगणना। अब आते हैं जनगणना का मेन पॉइंट। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, ये पूछेगा 2011 की जनगणना देश की कितने नंबर की थी, तो बता देना है 15वें नंबर की। देश की जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या नहीं, जनगणना, हाँ, तो देश की कितने नंबर की थी, 15वीं। और पूछा जाए स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की किस नंबर की थी, तो बताना है
7वें नंबर की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछेगा सन 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो बता देना श्री चंद्रमौली जी थे। कौन थे? श्री चंद्रमौली। अभी जे शिफ्ट में पूछा गया था, बताइए 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो 2 चरणों में हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य भी पूछा जाता है, तो इसका ध्येय वाक्य क्या है 2011 की जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका था। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना कब हुई थी? सन 2001 में। और लघु विभाजन वर्ष कौन सा कहा जाता है? लघु विभाजन वर्ष 1900 कब होता है? ये वाला है लघु विभाजन। लघु का मतलब 51 देखना है, महा का मतलब 21 देखना है। लघु विभाजन वर्ष 1951 और महाविभाजन वर्ष 1921। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि अभी तक 2011 10-21 में होनी थी, अभी तक कोरोना के कारण नहीं हो पाई है, और अभी तक भी नहीं हो पाई है, 2024 चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के समथिंग थी। कितनी? 121 करोड़। 2011 के आंकड़े हैं ये, और पूछेगा एग्जामिनर तो 2011 के अनुसार ही पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि 2021 के अनुसार बताओ, तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है। तो और अब पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी, तो 19,28,12,341 थी, लगभग कह सकते हैं 20 करोड़ थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मेल और फीमेल नहीं पता करने हैं, बस इतना पूछेगा भारत में कितनी जनसंख्या थी, तो 121 करोड़, या फिर आपके ये आंकड़े सही हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस कहाँ थी? सबसे पहले आता है अपना यूपी, यूपी में सबसे ज्यादा, फिर दूसरा नंबर महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का, चौथा पश्चिम बंगाल का। कौन कौन से? यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब न्यूनतम जनसंख्या देखी जाए, न्यूनतम जनसंख्या कि बताइए न्यूनतम जनसंख्या, यदि उसमें पूछता है कौन से? यूटी, यूनाइटेड स्टेट, या कह सकते हैं किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे कम लक्षद्वीप की है जनसंख्या। इसके बाद दमनदीप, डीडी का मतलब दादर और नगर हवेली, और अंडमान निकोबार, इनकी सबसे कम है न्यूनतम जनसंख्या। यदि भारत में पूछता है तो सबसे ज्यादा यही पूछता है कि बताइए भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो बताना है सिक्किम की है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम वाला। अब चलते हैं, सिक्किम है, फिर इसके बाद चंडीगढ़, फिर इसके बाद मिजोरम आ जाएगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 120 करोड़ की समथिंग थी उस समय, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 52.29%। इस 20 करोड़ की 52.29% पुरुष थे। इसमें से 47.71% कितनी थी? महिलाएं थी। इसमें अधिकतम तो पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तीन को तो याद रखना ही रखना है, तीन को याद रखना है, क्या मालूम ये क्रम से लगाने के लिए कभी लगा दे। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। फिर इसके बाद आता है आजमगढ़। सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या पूछी जाए किसमें है, तो अपने महोबा जिले में सबसे कम जनसंख्या है। कुछ का तो नाम आता है कि महोबा का नाम है, तो पूछ लेना, यही पूछ लेना कि सबसे ज्यादा यूपी में सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, तो बता देना है अपना महोबा है। महोबा के बाद चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद श्रावस्ती और ललितपुर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? चीन को पीछे छोड़ दिया है, चीन को क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है। अब वर्तमान में जून 2024 में 141 करोड़ लगभग हो गई है जनसंख्या, क्योंकि अब विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है अपना भारत। लिंग अनुपात के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन अब सभी किसके अकॉर्डिंग होंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होती हैं, इसकी काउंटिंग की जाती है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं उस दायरे में रहती हैं, वो कहलाता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कितना है?
तो यदि पूरे भारत का देखा जाए तो कितना है 943, कितने 943 प्रति 1000 पुरुष पर क्या है जी, महिलाएं हैं, क्या है, महिलाएं। तो हमें देखना पड़ेगा यदि शादी करानी है तो क्या होगा, यहाँ पर अभी कमी है लड़कियों की, है ना। इसलिए कहते हैं कि बच्चों आराम से पढ़ते जाओ आगे के लिए, यदि पढ़ लिख लोगे तो शादी आदि हो जाएगा, नहीं तो बाकी 943 है आपको कॉलम, है ना। और यूपी में देखो, यूपी में कितने हैं, प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पुरुष पर, यूपी में तो और कम है 912, है ना, 912 ही महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 912 है ना। चलो इसकी देखते हैं भारत की। भारत में अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कहाँ पर है, केरल में, केरल में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, कितने 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। फिर इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु आता है 996 1000 पुरुष पर। आंध्र प्रदेश 993 है आंध्र प्रदेश। अब न्यूनतम की बात आ जाए तो न्यूनतम सबसे कम कहाँ पर लड़कियां हैं, तो हरियाणा में है 879 है आपका यहाँ पर 1000 पुरुष पर। और फिर इसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम को एक जगह और देखा था हमने, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, कहाँ देखा था, न्यूनतम जनसंख्या में, तो वहां भी सिक्किम था, और यहाँ पर भी क्या है, न्यूनतम लिंग अनुपात में भी है, क्या 890, हरियाणा का है दूसरे नंबर पर इसका है। अब देखें कि अधिकतम में पुदुचेरी और लक्षद्वीप, ये यूनाइटेड स्टेट हैं, क्या है जी, यूनाइटेड स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, कौन है जी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बता देना है दमनदीप, कौन है, दमनदीप। सबसे कम में दमनदीप और दादर नगर हवेली आता है, अधिकतम में पुदुचेरी और लक्षद्वीप आता है। अब यही बात आती है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में तो भाई कोई वो नहीं है, सीधे सीधे जिले हैं, तो इसको यूटी वगैरह तो कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ तो क्या होगा, 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो जिले होंगे या मंडल होंगे। तो सबसे अधिकतम देखना है तो अधिकतम है किसका, जौनपुर का, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, इनको दो को याद रखना है। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है, तो जौनपुर का है, आजमगढ़ का, देवरिया। और न्यूनतम, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर हो जाएगा अपना। तो ये सभी क्वेश्चन होंगे जो 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, लिंग अनुपात के बाद चलते हैं जनसंख्या घनत्व के ऊपर, कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो हम चलते हैं इसके आगे अभी, अब बारी चलते हैं जनसंख्या घनत्व के ऊपर। जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में, प्रति 1 किलोमीटर, मान लो जी 1 किलोमीटर है, पूरा पूरा एरिया कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। प्रति 1 किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, वो होता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व यदि ऑल टोटल भारत का किया जाए, सभी राज्यों को, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए, तो क्या होगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, कितने होंगे लोग, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, पूरे ऑल टोटल इंडिया का निकाला जाए। जब इसमें से हम राज्यों में बांटते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटते हैं और अपना यूपी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, राज्य। तो राज्य में सबसे सर्वाधिक होता है किसका, बिहार का। बिहार का क्या होता है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, 1 किलोमीटर पर 1106 लोग रहते हैं, कितने लोग, 1106 लोग रहते हैं। और न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम की बात, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर पर, कितने पे, 1 किलोमीटर पर। यही बात आ जाए केंद्र शासित प्रदेश पर। केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम, अधिकतम किसके हैं, दिल्ली में है सबसे ज्यादा, लदे पड़े हुए हैं, एक रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इक्का सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,330 लोग रहते हैं। अब बताओ कितना होगा है, दिल्ली में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। आपने भी देखा होगा, कहते हैं हमारे पड़ोसी से 12 लोग रहते हैं, बोले कहाँ रहते हैं, बोले दिल्ली में, है ना। तो कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा
जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में। और न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम चले जाओ अंडमान निकोबार में 46 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में। यही बात आती है उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पूछेगा, भारत में बताइए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का बताना है 382। जब पूछेगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, तो बताना है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे ऑल टोटल उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं। जब यही बात अधिकतम की आ जाए, तो अधिकतम कहाँ का है, गाजियाबाद, 3971 लोग रहते हैं यहाँ पर गाजियाबाद में। गाजियाबाद पहला नंबर, दूसरा बनारस, तीसरा लखनऊ हो जाएगा इसका। जब न्यूनतम की बात आती है, तो न्यूनतम में ललितपुर हो जाएगा अपना, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ललितपुर 242। ललितपुर एक ऐसा जिला है, ललितपुर की बात, ललितपुर 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बताइए, क्वेश्चन आता है कि बताइए यूपी का कौन सा जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा है, तो ये आता है क्वेश्चन ललितपुर। सोनभद्र की बात आते हैं, सबसे दक्षिणी जिला है अपना, सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे ज़्यादा एसटी यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नक्सलवाद एरिया यहीं है, सबसे दक्षिणी जिला है। हमीरपुर, हमीरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, हमीरपुर जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चलते हैं आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद क्या होती है, भारत की साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता की एक कंडीशन होती है, यदि कोई व्यक्ति साक्षर वो व्यक्ति होता है जो 7 साल की उम्र सीमा आयु पार कर चुका हो, 7 साल की उम्र सीमा पार कर चुका हो। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन होती है कि उसको दस्तखत करने आने चाहिए, अपना सिग्नेचर बनाना आना चाहिए। बस यदि उसको पढ़ना भी नहीं आता है तो साक्षरता में गिनती हो जाएगी उसकी। बस उसको क्या होना चाहिए, अपने दस्तखत होने चाहिए और 7 साल से उम्र ऊपर होनी चाहिए। बस 2 कंडीशन होती हैं, बाकी आप साक्षर कहे जाओगे। तो भारत में जब जनगणना हुई थी 2011 की, तो भारत की साक्षरता दर ऑल टोटल भारत की 74.04% थी। कितनी थी, 74.04% थी, जिसमें से राज्य, अब राज्यों की बात करते हैं, राज्यों में सर्वाधिक किस राज्य में थी, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे, 94% मिलेंगे केरल में। IAS वाईएएस यहीं बनते हैं सबसे ज़्यादा, केरल वाले, है ना। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, जिस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और न्यूनतम साक्षरता वाले बस बिहार वाले, है ना, बिहार वाले। गरीब होते तो उड़ीसा वाले, है ना। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, बिहार की 61.01%। अब यही बात आती है केंद्र शासित पर, यही बात आती है केंद्र शासित प्रदेश पर, केंद्र शासित प्रदेश पर। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं, 91.08% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। न्यूनतम साक्षरता की बात आ जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादर एवं नगर हवेली होती है 76.20%। यही बात आती है उत्तर प्रदेश की साक्षरता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% बताना है। यदि यूपी की भी पूछी जा सकती है कि यूपी की साक्षरता दर कितनी है, तो बताना है 67.7%। कितनी, 67.7%। जिसमें से मेल, जिसमें से जानते हैं मेल मतलब पुरुष, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं यूपी में, और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो पुरुष पढ़े लिखे हैं 77.28%, 77.28%। और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 57.18%। मतलब इतनी परसेंट में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7%। इसमें अधिकतम पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बताइए कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, 80.1%। इसके बाद आता है कानपुर, कानपुर में भी 79.7%। इसके बाद आता है औरैया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया साक्षरता में। अब न्यूनतम की बात आती है, न्यूनतम वहीं के लोग ज़्यादा कम पढ़े लिखे रह गए जहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, वहीं के लोग पढ़ नहीं पाए बेचारे, है ना। तो कहाँ, श्रावस्ती में कितने, 46.7%।
बहराइच में 49.4% और फिर इसके बाद आता है बलरामपुर। तो ये थी भारत की साक्षरता। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे होना। तो बताइए उत्तर प्रदेश की कितनी साक्षरता है? 67.7%। अच्छा, आप लोगों को एक और जिज्ञासा होगी कि महोबा की ओर बता दो, है ना। चलो महोबा की बता देते हैं। चलो यहाँ पर लिख लो महोबा। महोबा महोबा अधिकतम तो आएगा नहीं, है ना। तो कितनी है इसकी? 65.27%। भाई महोबा के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, है ना। तो महोबा के लोग कितने हैं? 65.27। इसके बाद आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की जीवन प्रत्याशा कितनी है? यूपी जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि लोग बाग कितने दिनों तक जीते हैं, कितने वर्षों तक जीते हैं, जीवन प्रत्याशा ये होता है। तो पुरुष का जीवन प्रत्याशा हमेशा कम मिलता है महिला के अकॉर्डिंग। तो 61 वर्ष .8 वर्ष, ठीक है। 61.8 वर्ष है कितनी? पुरुष की। और महिला इससे ज्यादा जीती है ना। ऐसा नहीं है कि 61 ही वर्ष में कोई सीधे 70 लोग चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक मिनिमम एज है अब, है ना। महिला की कितनी है? 63.7 वर्ष। अब चलो चलते हैं, देश में सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं तो कौन से राज्य में? तो सबसे ज्यादा यूपी में एससी पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा एसटी कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, यूपी की बात आती है, यूपी में सर्वाधिक एससी कहाँ मिलते हैं? तो यूपी में कहाँ मिलते हैं? सीतापुर में। और एसटी कहाँ मिलते हैं? एसटी सोनभद्र में। यूपी में सर्वाधिक एससी कहाँ मिलते हैं? सीतापुर में। यूपी में सर्वाधिक एसटी मिलते हैं सोनभद्र में, जो सबसे दक्षिणतम जिला है, आपको पता होगा। यूपी में न्यूनतम एससी कहाँ रहते हैं? बागपत में। बागपत में न्यूनतम एससी और एसटी दोनों रहते हैं। न्यूनतम एससी और एसटी दोनों कहाँ रहते हैं? बागपत में रहते हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर जनसंख्या कितनी है यूपी में? कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? तो देखते हैं, नंबर 1 पर आपका हिंदू है। हिंदू 79.8% है। और इसके बाद आता है मुस्लिम। मुस्लिम आपके 14%। इसके बाद सबसे न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या किस समुदाय की है? तो जैन समुदाय की है। तो आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि जनसंख्या, ये कोर्स हो चुका है अपना। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और ये भी बताना है क्लास कैसी लगी आप सभी को। आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद आपसे।